Are you looking for admissions in MBA? Log into admissions@bsssis.ac.in or info@bsssis.ac.in just at your doorstep. Exceptional learning pattern with additional PGP program with Synergy University, Russia. Registrations are open. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Hey everyone, I am your host Charu and I welcome you to another episode of BSSS Rhythm Podcast, where we bring insightful conversation with extraordinary guests every single time. And today we have with us a truly exceptional guest joining us. He is a drone trainer, drone pilot and manufacturer, having trained more than 1500 students until now. I'm talking about Mr. Yashraj Sunhare, the founder and CEO of Jarvis Labs Private Limited. Welcome to the Rhythm Studio, sir. Thank you for inviting me here. How are you feeling today? I'm feeling great. So this is my first podcast. Yes. So it's quite a new experience for me as well to learn new things from you students. Sir, new things तो हम आपसे सीखेंगे. I think you have a tremendous experience in this field. हाँ, मतलब स्टार्टअप की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है. अप एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं. हाँ. तो काफ़ी कुछ सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं क्योंकि और आगे बढ़ना भी तो स्टार्ट है. हाँ. तो मैं तो अभी मानता हूँ कि हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं. Okay. एंड काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रो करना है, बढ़ाना है, इंस्पायर करना है और लोगों को. तो आपका जो स्टार्टअप है जाविस लैब्स, वो है किस बारे में, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? एंड तो जार्विस लैब्स बेसिकली एक ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है. इसमें हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं. एक है ट्रेनिंग सेगमेंट एंड एक है मैन्युफैक्चरिंग. तो ट्रेनिंग में हम लोग स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स को ड्रोन बनाना सिखाते हैं, ड्रोन फ्लाई करना सिखाते हैं. इसमें कोई भी स्टूडेंट्स हो सकता है अबव एज ऑफ 15 ईयर्स. तो हम लोगों ने स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़, प्रोफेसर्स, हम लोगों ने पुलिस प्रोफेशनल्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को ट्रेन किया है. तो ड्रोन्स एक वास्ट एरिया है. इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है अलग अलग एरिया में. इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में, सेक्टर्स में ड्रोन काफ़ी मात्राओं में आजकल यूज़ होने लगे हैं. तो सब जगह एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है क्या आप उस ड्रोन से यूज टू हो जाएं, क्योंकि ड्रोन उड़ाना ऑब्वियसली ब्लेड्स हैं उसमें, इट्स ए रिस्की अफेयर. तो आपको उससे अवेयर होना है ड्रोन किस तरीके से वर्क करते हैं एंड एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या आपकी इंडस्ट्री में वो क्या पर्पस सॉल्व कर रहे हैं ड्रोन्स. तो उसका समझना ज़रूरी है क्योंकि ड्रोन्स आपने हर जगह देखे होंगे आजकल. एग्रीकल्चर में देखे हैं, डिफेंस में देखे होंगे. डिलीवरी की बात हो रही है आगे फ्यूचर में चल के कि अमेज़ॉन और जोमेटो से हमें डिलीवरी घर पे पार्सल्स मिलेंगे और एयर टैक्सीज चलेंगी. तो हर एक जो ड्रोन होता है अलग टाइप का, उसका एक अलग अपना पर्पस या एप्लीकेशन होता है जिसके लिए वो बनाया जाता है. आप एक सिंगल ड्रोन को हर पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो वो समझाना, उसका यूज टू होना कि वो आपकी फील्ड में क्या एप्लीकेशन सॉल्व कर रहा है वो ज़रूरी होता है. तो जैसे जैसे ड्रोन्स का यूसेज बढ़ रहा है इंडिया में, उसी वजह से ड्रोन की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट और बढ़ती जा रही है. क्योंकि आपको उसका बेस्ट आउटपुट निकालना है. तो इस तरीके से हम लोग एक वास्ट एरिया कवर करते हैं. हर तरह के पार्टिसिपेंट्स को, हर तरह के इंडस्ट्री में हम लोग ट्रेनिंग स्पेसिफिक प्रोवाइड करते हैं. तो ये एक ट्रेनिंग मॉड्यूल हो गया हमारा. उसके बाद एक जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है वो ये है कि हमें मैन्युफैक्चरर बनना है ड्रोन्स का. क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ड्रोन्स इंडिया में काफ़ी टाइम से इंपोर्ट किए जा रहे हैं बाहर से. एंड अभी भी कंपोनेंट्स या ड्रोन के पार्ट्स वो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं. तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया में ही सारी चीज़ें डेवलप करें, मैन्युफैक्चर करें एंड इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हम लोग एक अच्छे मैन्युफैक्चरर बने जो इंडिया में एंड इंडिया के बाहर कस्टमर्स को अच्छे ड्रोन प्रोडक्ट्स सर्व करें. तो मैन्युफैक्चरिंग अभी आपने स्टार्ट नहीं करी है बट फ्यूचर में आपका विजन है? मैन्युफैक्चरिंग में अभी हम लोगों ने प्रोटोटाइप्स बनाए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स के. तो हम लोगों ने डिज़ास्टर रिलीफ का ड्रोन का एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें 3 to 5 kg का हम लोगों ने पेलोड कैपेसिटी डेवलप करी. एंड जैसे इंडिया में फ्लड हर साल आती है रेनी सीजन में. इंडिया इज़ प्रोन टू फ्लड कंट्री है जहाँ पर बार बार हर साल बाढ़ आती है.
हमारी एग्रीकल्चर फार्म लैंड्स डैमेज हो जाते हैं। विलेज एरियाज़ में बहुत सारे लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रॉपर्टी का, लाइफ का डैमेज होता है। तो उस एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये ड्रोन डेवलप किया था कि सबसे पहले तो वो डिज़ास्टर वाले एरिया को पूरा सर्वे करे मिनिमम टाइम में, एंड आइडेंटिफाई करे जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, सर्वाइवर्स हो, या किसी को इमीडिएट अगर मेडिकल या कुछ लाइफ जैकेट्स की सप्लाई की ज़रूरत हो, तो उसमें 5 kg के पेलोड की कैपेसिटी हमने डेवलप करी थी कि आप वहाँ पर इमीडिएटली उनको वो हेल्प पहुँचा सकें। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोटोटाइप्स डेवलप करे हैं, एंड सून हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोगों के प्रोडक्ट्स मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आपका स्टार्टअप आपने इसको इस्टेब्लिश करा है, आई थिंक 6 years हो चुके हैं। हाँ, 6 years लगभग कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो क्या मतलब ऐसे बचपन से ही आपका ये विजन था कि मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर आपने कोई प्रॉब्लम्स देखी, कुछ इंसिडेंट हुआ जैसे डिज़ास्टर, आपने कहा डिज़ास्टर रिलीफ मैनेजमेंट के लिए आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं? नहीं, बचपन से तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं पढ़ाई में अच्छा था, टॉप रैंकर था स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में बेसिकली। तो हमारे टाइम पे, आज से 15 साल पहले की बात करूं, जब मैं 9th-10th में थे, तो हमें करियर ऑप्शन थे नहीं ज़्यादा कुछ पता। मेडिकल होता था, इंजीनियरिंग होता था और कॉमर्स होता था। तो मैथ्स अच्छी थी, साइंस अच्छी थी, तो ये क्लियर था कि इंजीनियर बनना है। फिर आईआईटी की प्रिपरेशन करी, एंड आईआईटी से एनआईटी भोपाल में एडमिशन मिला। तो वहाँ जाके लाइफ का थोड़ा ट्रेजेक्ट्री या डायरेक्शन चेंज हुआ मेरा, जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज बोलते हैं। उसमें कॉलेज का मैं बहुत बड़ा रोल मानता हूँ मेरे लाइफ में, जीवन में, क्योंकि वहाँ पर भी पढ़ाई तो करते ही थे, लेकिन फिर सोचा यार कि ठीक है, मार्क्स तो हम ला ही रहे हैं, हमेशा से टॉपर हैं। अब वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स ही टॉपर थे अपने अपने स्कूल्स के, ऑल इंडिया के सारे टॉपर्स हम लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे थे। तो हमने ये सोचा कि इंजीनियर बनने आए हैं, एक अच्छा इंजीनियर बनते हैं, क्लासरूम से बाहर चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो कॉलेज के डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चालू करा, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, कल्चरल हो, हर चीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, नई नई चीज़ें सीखते थे, नए नए एक्सपीरियंस सीखते थे। तो कॉलेज टाइम में मेरा ड्रोन से इंटरेक्शन हो गया था फर्स्ट ईयर में ही, जहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहली वर्कशॉप अटेंड करी थी एक रिमोटली पायलटेड एरोप्लेन की। तो वहाँ से इस फील्ड में इंटरेस्ट आया, एंड धीरे धीरे फिर ड्रोन्स के प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने काफ़ी बनाए थे कॉलेज टाइम में। हम लोग IITs और NITs जाते थे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने। तो प्राइज़ मनी भी जीती हम लोगों ने, फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, R&D चैलेंजेस होते थे। तो वहाँ से ड्रोन्स की जो फील्ड है उसमें इंटरेस्ट आ गया था हमारा कॉलेज टाइम में ही। और जब हम 2nd-3rd ईयर में थे, तब स्टार्टअप कल्चर बूम हुआ था इंडिया में। तो स्टार्टअप्स के बारे में सुनना शुरू कर दिया था हम लोगों ने कि इंडिया में फंडिंग सबको मिल रही है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए थे उस टाइम पे। तो ये लगा कि ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि ये खुद पे इतना भरोसा था कि कैंपस प्लेसमेंट में एक जॉब तो ले लेंगे हम लोग। इतना भरोसा खुद पे था, इतना चीज़ें आती थी, इतना काम किया था कॉलेज में। तो फिर हम लोगों ने कॉलेज टाइम में भी 1-2 स्टार्टअप्स ट्राई भी करे थे फ्रेंड्स के साथ, एंड वो बहुत बुरी तरह से फेल हुए थे। तो ये जो मेरा जारविस लैब्स स्टार्टअप है, ये शायद 4था या 5वां स्टार्टअप है। उससे पहले 3 या 4 ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, हम काम कर चुके हैं काफ़ी सारा। तो वहाँ से एक्सपीरियंस आ चुका था कि चीज़ें करना है, खुद का कुछ करना है। वो ये तब आया था कि जॉब तो कर सकते हैं कभी भी, लेकिन खुद का कुछ करना है, खुद का बिजनेस करना है, या ऐसी कुछ चीज़ कंट्रीब्यूट करना है कि हमारे नाम से वो चीज़ मार्केट में चले। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं आज की तारीख में, टाटा है, पिछले 150 सालों से वो कंपनी इंडिया और इंडिया के बाहर सर्व कर रही है। तो ये चीज़ आ गई थी दिमाग में कि कुछ तो ऐसा बनाना है, क्रिएट करना है कि यार मेरे नाम से, हमारे नाम से वो चीज़ चले इंडिया में और बाहर। तो ये चीज़ थी कि स्टार्टअप करेंगे कभी ना कभी। एंड फिर कॉलेज में प्लेसमेंट हो ही गया था होपफुली। तो हुआ क्या था, स्टार्टअप क्यों कॉलेज के बाद मैंने करा कि मेरी जॉइनिंग इनिशियली पहले अक्टूबर में प्लान की गई थी कॉलेज से पास आउट होने के बाद, एंड किसी वजह से 6 महीने उन्होंने जॉइनिंग डिले कर दी। तो ये जो जॉइनिंग का फेज़ था, मेरी ऑलरेडी लेट जॉइनिंग थी, एंड मैं उस टाइम पे सोच रहा था, कन्फ्यूजन में था कि मुझे स्टार्टअप करना चाहिए या मुझे जॉब ज्वाइन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली सब लोग बोल रहे थे कि जॉब ज्वाइन कर लो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लेना, उसके बाद आप स्टार्टअप कर लेना। तो मैं काफ़ी कन्फ्यूजन में था, लेकिन फिर जब उन लोगों ने 6 महीने और ज्वाइनिंग आगे बढ़ा दी, तब मेरे मन में क्लैरिटी आ गई थी
कि अब मैं जॉब ज्वाइन नहीं करूँगा 6 महीने बाद, अब मैं खुद के स्टार्टअप पे काम करना शुरू करता हूँ। तो वहाँ से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2018 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज 2024 से लगभग 6 साल हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, काफ़ी कुछ सीखा है, उतार चढ़ाव रहे हैं, काफ़ी कुछ दिखाया है ज़िंदगी ने और स्टार्टअप ने भी, कि वो बाहर से जो लगता है हमें कि काफ़ी अच्छा स्टार्टअप की जो दुनिया है अच्छी है, फंडिंग मिल रही है सबको, अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं, बड़ा ब्रांड बन रहा है, लेकिन वो जब आप मार्केट में आते हो ना, जब खुद करते हो सारी चीज़ें, तब आपको पता चलता है कि कितना मुश्किल है चीज़ें। तो करते गए धीरे धीरे सीखते गए चीज़ें और आगे भी सीखते रहेंगे। तो आपने जैसे बताया आपके 3-4 स्टार्टअप्स थे वो हाँ, फेल हो गए, तो हाँ। वो कॉलेज में ही आपने शुरुआत कर दी थी उसकी या बिल्कुल बाद? बिल्कुल, कॉलेज में करी थी हमने। और सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फ्रेंड्स के साथ स्टार्टअप करते हैं। हाँ। फ्रेंड्स को आइडिया बनाया, सब एक्साइट हो गए, चलो करते हैं। फिर पता चला दिक्कतें आ गई, पैसे नहीं है आपके पास, हर कॉलेज आपको स्टूडेंट का। हाँ, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, मार्केट नॉलेज नहीं है आपके पास। तो ऐसे 3-4 आइडियाज ट्राई करे थे हम लोगों ने एंड भले ही वो फेल हो गए, लेकिन वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। लर्निंग्स हमेशा रहती हैं, चाहे फेलियर्स कितने भी हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ दोहराई नहीं फिर हमने जो इस स्टार्टअप में है। और इसमें बहुत सारी गलतियाँ करी हमने, बहुत सारी, लाखों के नुकसान भी हुए हैं, लेकिन वही है कि चीज़ें करके ही सीखते हैं आप। जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे, उस तरीके से ही है। तो बिजनेस आपको सीखना है तो वो करते करते ही आप सीखते जाते हैं। तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब सक्सेस के साथ नहीं, फेलियर्स के साथ भी। फेलियर्स के साथ तो हाँ। काफ़ी है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कई बार हम कुछ भी एडवाइस लेने जाते हैं तो सब लोग बताते हैं ये करो, पर क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बोला काफ़ी गलतियाँ करी, तो सबसे बड़ी गलती जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हम स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो? सबसे बड़ी गलती जो आजकल मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंटरनेट पे, और काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स भी मिलते हैं कि आजकल सबको स्टार्टअप करना है ना, सबको स्टार्टअप करना है, सबको खुद का बिजनेस कुछ करना है, खुद का कुछ करना है। तो वो अच्छी बात है। मैं ये बोलूँगा सबसे बड़ी गलती है कि स्टार्टअप इसलिए मत करो कि स्टार्टअप करना है, कूल लग रहा है, फाउंडर बनना है, सीईओ का टैग मिलेगा, इसलिए स्टार्टअप मत करो। क्योंकि मुश्किल है स्टार्टअप करना, बिजनेस करना मुश्किल है। आपको 3-4 साल का समय देना पड़ता है, आपको दिन भर काम करना पड़ता है, रोज 10-10, 15-15 घंटे। आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपके पास टीम नहीं होती है, आपको 10 डिपार्टमेंट का काम अकेले इंसान को करना पड़ता है। तो इसलिए स्टार्टअप मत करो कि आपको स्टार्टअप करना है। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया एक्चुअल में जेन्युइन आइडिया है कि वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एग्जिस्टिंग मार्केट की, या कुछ पर्पस सॉल्व कर रहा है, तो ही करो आप। जैसे मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ, हमने ड्रोन्स तब शुरू किया था जब ड्रोन्स के रेगुलेशन ही नहीं थे इंडिया में। तो हमें तब ये चीज़ समझ आ गई थी, हम लोग काम कर रहे थे इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट्स बना रहे थे कि ड्रोन्स आगे चल के बहुत अच्छा पर्पस सॉल्व करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे, ये चीज़ आसान बनाएंगे और हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो वो रीज़न था कि वो मन में ये चीज़ मैंने सोच रखी थी स्टार्ट करते टाइम कि ये बिज़नेस 15-20 साल का मैं टाइम पीरियड लेके चला था कि 15-20 साल इस बिज़नेस को चलाना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल ट्राई करेंगे और छोड़ देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो सब लोग करते हैं कि जो अर्ली फेलियर्स आते हैं इनिशियली 6 मंथ्स में, 1 ईयर, 2 ईयर्स में, आपके पास रेवेन्यू नहीं होता, आपके पास फंड्स नहीं होते, टीम नहीं होते, तो लोग डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं स्टार्टअप। काफ़ी लोग बैकआउट कर लेते हैं, स्टार्टअप बंद कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं करना है। इट्स ए लॉन्ग टर्म जर्नी। मैं ये मानता हूँ किसी भी बिज़नेस को बनाने के लिए, मार्केट में आपको जमने के लिए 4 से 5 साल आपको लेके चलना पड़ेगा। चाहे वो कितना ही इनोवेटिव आइडिया क्यों ना हो, चाहे वो ट्रेडिशनल आइडिया भी क्यों ना हो, 3-4-5 साल आपको लेके चलना ही पड़ेगा वो माइंडसेट। क्योंकि आप जो सोचते हो कि हाँ हम बहुत जल्दी फंडिंग रेस कर लेंगे, टीम आ जाएगी, बहुत अच्छा रेवेन्यू आ जाएगा इनिशियल डेज में, वैसा होता नहीं है। आप मार्केट में जब आते हो, कस्टमर्स को सेल करते हो चीज़ें, आपका प्रोडक्ट मार्केट में आता है, प्रोडक्ट मार्केट में लाने एक अपने आप में एक चैलेंज है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, चेंज होता रहता है। इट्स प्रोडक्ट की अपनी खुद की जर्नी होती है, अपग्रेड करना पड़ता है आपको मार्केट फीडबैक के साथ। तो लगे रहना पड़ता है आपको कंटिन्यूसली।
आपको रोज़ फेलियर्स मिलते हैं, आपको लगे रहना है, वो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं यार नहीं हो रही चीज़ें, छोड़ दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि स्टार्टअप करो तो ये एक माइंडसेट होना चाहिए कि अगले 4-5 साल उसको देना है पूरा। पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए। हाँ और बाकी लोगों को सुनना बंद कर दो, जो मना करते हैं मत करो या डीमोटिवेट करते हैं उनको इग्नोर करो। आप आपको भरोसा है अपने आइडिया पे तो उस पर काम करते रहो आप, एंड इवेंचुअली सक्सेस मिलती है। जैसे अब 6 साल बाद, अब 6ठे साल में हमारा थोड़ा काम अच्छा शुरू हुआ है। पिछले 5 साल तो इतना स्ट्रगल किया है, ऊपर से कोविड आ गया था, 2 साल उसमें ख़राब हुआ, फाउंडर छोड़ के गया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स फेल हुए हमारे, रेवेन्यू नहीं था, टीम नहीं थी, एक टाइम पे 0 रेवेन्यू 0 टीम। तो वहाँ से फिर से रीबूट करा स्टार्टअप को। तो इस तरह के फेजेस सब स्टार्टअप में आते हैं, चाहे आप जितनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज ले लो, ओयो हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे जीरोधा हो, सब लोगों ने ये सब चीज़ें फेस करी हैं। हर स्टार्टअप ने, बोट हो, शार्क टैंक हम लोग देख रहे हैं, उन लोगों की जर्नी भी आप देखना, तो उनको भी 10-10 15-15 साल लगे हैं उस स्टेज पे पहुंचने में। तो यू हैव टू गिव टाइम। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं आती है, पहले फेलियर्स आते हैं, फिर सक्सेस धीरे धीरे आना चालू होती है। तो स्टार्टअप में सक्सेस चाहिए तो फेलियर्स की आदत डालनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल। मतलब आप यू हैव टू यूज टू इट, कि रोज फेलियर आएंगे और फिर आपको अगले दिन फिर मोटिवेशन के साथ उठना है कि नहीं यार आज और काम करेंगे, और आज का काम कर रहा है जो भी डिसाइड किया है। फेलियर्स तो रोज आएंगे आपके पास। आप बार बार कह रहे हैं स्टार्टिंग में आपके पास रेवेन्यू नहीं था, फंडिंग नहीं थी, एंड मोस्टली स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि पैसा बहुत चाहिए रहता है, एंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो आपने उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करा? देखो ऐसा है, इवेंचुअली मैंने जो लर्न किया, पहले हम लोगों भी इन्वेस्टर्स के पीछे भागे थे कि हम फंड रेज कर लें, और चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई क्योंकि इन्वेस्टर्स के अलग क्राइटेरिया होते हैं स्टार्टअप को फंड करने के। आप जिस तरह से सोचते हो कि आपका आइडिया इतना अच्छा है, इवन रेवेन्यू मेकिंग स्टार्टअप्स को भी फंडिंग नहीं मिलती कभी कभी। उनके स्टार्टअप्स के 5 करोड़ 10 करोड़ साल का रेवेन्यू भी होगा तो भी इन्वेस्टर फंड नहीं करता। तो उनके अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो जो मैंने सीखा अपनी जर्नी से, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, या फंड रेज भी मैं कर लूँ या कोई स्टार्टअप कर ले तो इवेंचुअली वो 50 लाख 1 करोड़ भी ख़त्म हो जाना है एक दिन। तो आपको फोकस रेवेन्यू जनरेशन पे करना है हमेशा, फ्रॉम डे 1 ऑफ द स्टार्टअप। आप आइडिया भी, कुछ नया आइडिया भी अगर सोच रहे हो ना किस चीज़ पे स्टार्टअप करना है, तो आपको पहले दिन से ये सोचना पड़ेगा कि आप इस आइडिया से पैसे कैसे कमाओगे। क्योंकि बिजनेस वही सक्सेसफुल होता है जो रेवेन्यू बना के लाता है। कस्टमर्स जिसको पे करते हैं, बिजनेस लॉन्ग टर्म में वही चलता है। आप कितना ही फंड रेज कर लो, वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाना है। काफ़ी सारे आप लोगों ने सक्सेस स्टोरीज फंडिंग भी की भी देखी होगी, एंड बड़े बड़े स्टार्टअप्स $1 बिलियन की फंडिंग हुई है उनको। वो स्टार्टअप बंद भी हुए हैं। तो एट द एंड तो वही है, कस्टमर से आपको पैसे कमाना है, रेवेन्यू पे चलता है स्टार्टअप और प्रॉफिट पे। तो ये मैंने सीखा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, फंडिंग नहीं थी, टीम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो रेवेन्यू कमाते हैं मार्केट से, मेहनत करते हैं, कस्टमर्स के पास गए, धक्के खाए बहुत सारे, नो सुने, मतलब 100 हज़ारों नो के बाद फिर यस आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के पास गए। इनिशियल में तो ड्रोन्स था क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों को। हमारे केस में 2018 में जब हमने शुरू किया था, ना गवर्नमेंट की रेगुलेशंस थी, लोगों को ड्रोन्स के बारे में नहीं पता था, इलीगल होते थे ड्रोन्स फ्लाई करना। तो कस्टमर्स को अवेयर करा, लगे रहे, फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट होना चालू हुए। तो मेरा फोकस तो वही है अभी भी कि कस्टमर्स पे फोकस करता हूँ मैं, रेवेन्यू कमाने पे। तो ट्रेनिंग वाला जो हमारा मॉड्यूल है, ट्रेनिंग वाला एरिया, वो हमारा मेनली है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है हमारा, R&D वाला, उसमें बहुत पैसा लगता है। तो हमारा ट्रेनिंग से हम लोग फंड अर्न करते हैं, उसको R&D में लगाते हैं धीरे 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 धीरे। एंड आई थिंक जब तक कस्टमर्स उस बारे में अवेयर नहीं होंगे तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे कैसे? बिल्कुल। और आपके प्रोडक्ट को, आपके स्टार्टअप को कस्टमर ही चलाएगा एट द एंड ऑफ द डे। इन्वेस्टर आएगा भी तो एग्जिट करके जाना ही है उन्हें एक बार। तो कस्टमर एक्विजिशन भी एक अलग ही चैलेंज होता है क्योंकि नए बिजनेस पे कस्टमर्स को ट्रस्ट नहीं होता। तो वो कैसे करा आपने? वो ट्रस्ट बनाया मैंने टाइम के साथ, क्योंकि मैं जब हमने स्टार्ट किया था मैं 22-23 साल का था 2018 में।
और हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, एचओडी, डीन, डायरेक्टर से मीटिंग्स होती थी हमारी, जो मेरे डबल एज के होते थे 50s एंड 60s में होते थे वो लोग। तो उन लोगों को अवेयर किया पहले अपने काम से। तो हम लोग क्या करते थे, हम सेमिनार्स कराते थे ड्रोन्स के, है ना। जैसे हमें वर्कशॉप कहीं प्लान करनी है, सेटअप करनी है, पेड वर्कशॉप, तो अब ऐसे तो ट्रस्ट आता नहीं सामने वाले को कि नए लोग हैं, क्या है चीज़ें हैं। तो हम लोग 2-2 घंटे के सेमिनार्स कंडक्ट कराते थे, जहाँ पर हम फैकल्टीज़ एंड स्टूडेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड करते थे कि ड्रोन्स क्या हैं, आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इंडिया में किन किन एप्लीकेशंस और एरियाज़ में वर्क ऑलरेडी हो रहा है, ये नहीं कि आगे होगा, ऑलरेडी काम कहाँ हो रहा है, एंड स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है उस चीज़ को करने से। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताते थे हम लोग, काफ़ी सारी चीज़ें। और फिर एट द एंड ड्रोन को फ्लाई करके दिखाते थे, तो वो एक हमारा एक बड़ा एक बेनिफिशियल पार्ट होता था कि सामने वाला ड्रोन्स को उड़ते हुए देखता था ना, तो उनको थोड़ा ट्रस्ट बनता था। तो हमारी जो वर्कशॉप्स भी हम लोगों ने जिस तरह से प्लान की गई है, हमारे जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन मॉड्यूल्स हमने ज़्यादा बनाए हैं उसमें रेदर देन थ्योरेटिकल। तो स्टूडेंट्स खुद ड्रोन्स को बनाते हैं, खुद फ्लाई करते हैं, तो वो असली फीलिंग, वो जब ड्रोन को फ्लाई होते देखना, वो फ्लाई करने वाली जो फीलिंग होती है ना, वो अलग ही फीलिंग होती है। मुझे आज ही पता है, जब मैं फ्लाइंग सीखता था कॉलेज टाइम में, तो दोस्त मुझे बोलता था मेरा कि भाई कितना खुश होता है तो उड़ाते टाइम, ये मतलब इतनी खुशी क्यों हो रही है तुझे। वो खुशी मुझे आज भी होती है, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने बनाया है उस चीज़ को, मुझे पता है कितना एफर्ट लगाया है मैंने उस चीज़ को बनाने में, मैंने उस चीज़ को सीखने में। तो वो आज भी मुझे बहुत खुशी होती है, एंड इवेंचुअली सबको होती है वो, जब वो ड्रोन फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं एक्चुअल में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो। मैंने कहीं पढ़ा है, द मोर यू सी समवन द मोर यू ट्रस्ट देम। आई थिंक सेम वही सिचुएशन हुई कि कस्टमर्स ने आपको बार बार देखा, आपके बारे में जाना, तो ट्रस्ट बढ़ा एंड देन वो कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब मैं मल्टीपल टाइम्स गया हूँ, बिल्कुल गया हूँ, बहुत चक्कर लगाए मैंने, बार बार लगातार, तब जाके वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। क्योंकि एक वो है ट्रस्ट, कॉलेजेस का सीन थोड़ा अलग है हमारे इंडिया में, एमपी में खासकर। एक मीटिंग में कुछ कन्वर्जन नहीं होता है यहाँ पर, आपको बार बार जाना पड़ता है, फ़ोन कॉल्स पे भी नहीं होता कन्वर्जन यहाँ पर। आपको उनके सामने केबिन में जाना पड़ेगा, बार बार मिलना पड़ेगा, चाहे वो एक ही चीज़ पे सेम बात क्यों ना हो रही हो। लेकिन अच्छी चीज़ें, ट्रस्ट बिल्ड होता है वहाँ से, और चीज़ें निकल के आती हैं फिर। तो बार बार जाने के फ़ायदे भी हुए हमें, कि एक छोटा सा काम लेके गए थे हम, लेकिन फिर 5-6 विजिट के बाद वो कुछ अलग ही बड़ा काम लेके आए हम लोग वहाँ से। तो इनिशियल डेज में तो आपको, इनिशियल डेज भी क्या कहूँ मैं, ड्यूरिंग द टाइमलाइन ऑफ द स्टार्टअप आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करते रहना पड़ेगा। कस्टमर्स को अवेयर भी आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, जो भी आप अपग्रेडेशन कर रहे हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो या वर्किंग में हो, उनको अवेयर करो, उनके साथ चलो, एंड इवेंचुअली डिमांड आती है तो उससे होगा ये, जब भी उनके पास डिमांड राइट नाउ अभी नहीं है, 6 महीने बाद आएगी ना, तो सबसे पहले आपको कॉल करेंगे, आपको याद करेंगे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने आपको ही जाना था। सबसे पहले आपको जाना, फिर आप कांस्टेंट कम्युनिकेशन में भी थे उनके। तो ऐसा हमने होपफुली बना लिया है भोपाल में कि ड्रोन्स का काम आता है तो लोग सबसे पहले हमें याद करते हैं। तो वो उसको बनाने में 4-5 साल लग गए हमें पूरा। पहले ड्रोन्स उड़ाना इलीगल होता था, आपने बताया। अभी तो आज के क्या रेगुलेशंस है गवर्नमेंट की तरफ से? तो गवर्नमेंट जो ड्रोन्स हमारा सिविल एविएशन में आने लगा है, सिविल एविएशन मतलब जो हमारे जिस तरह से एरोप्लेन्स एंड फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, सेम उसी तरीके से ड्रोन्स ऑपरेट होंगे। तो DGCA जो कि हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वो पूरा इसको रेगुलेट कर रहा है, एंड उसमें सिविल ड्रोन्स के ऊपर उन लोगों ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, जिससे इट इज़ लीगल और रेगुलेटेड टू फ्लाई ड्रोन्स इन इंडिया। आपको ड्रोन उड़ाने के लिए एक पायलट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो आप किसी भी RPTO मतलब रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको DGCA ने सर्टिफाई किया है, वहाँ से आप मिनिमम एक 5 दिन की फ्लाइंग ट्रेनिंग लेके वो लाइसेंस आप लोग ले सकते हैं। ये लाइसेंस 10 साल तक वैलिड होगा, एंड इसके बाद आप इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, ग्रीन जोन में कहीं पर भी फ्लाई कर सकते हो बिना परमिशन के। तो ड्रोन्स के पायलट का लाइसेंस है आज की तारीख में, जो ड्रोन आप ख़रीद रहे हो उसका एक लाइसेंस है,
तो उसका लाइसेंस है जैसे आपके मोटरसाइकिल या कार की एक नंबर प्लेट होती है, हाँ. उसी तरह ड्रोन्स की भी एक नंबर प्लेट्स बनने लगी हैं जिसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। तो वो उस पर्टिकुलर ड्रोन की रहेगी, आपको वो लेना पड़ेगा। जो जब भी आप नया ड्रोन खरीदोगे आपको पायलट लाइसेंस लेना है। तो ये मिनिमम 2 कंडीशन है, अगर आप ये 2 फुलफ़िल करोगे तो आप बेसिक पर्पस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, थोड़े कमर्शियल यूज़ के लिए इंडिया में आप ड्रोन सेफली उड़ा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। एक फिर इंश्योरेंस मैंडेटरी करा है उन लोगों ने कि बाय चांस अगर ड्रोन क्रैश होता है, एंड ड्रोन क्रैश होगा तो ड्रोन का भी कुछ लॉस होगा, डैमेज होगा, एंड उसकी वजह से भी किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज़ का डैमेज अगर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी क्लेम में। फिर तो इस तरीके से रेगुलेशन बनाए हैं काफ़ी सारे। तो रेगुलेट इसलिए किया है क्योंकि इलीगली ड्रोन फ्लाई ना हो, सेफली आप लोग यूज़ कर पाएँ। तो मैं भी जैसे DGC सर्टिफाइड पायलट हूँ, तो इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आप ड्रोन उड़ा रहे हो। इनिशियली तो छोटे छोटे ड्रोन्स आप लोगों ने शादियों में देखे होंगे, लेकिन आगे चल के इंडस्ट्रियल ड्रोन्स फ्लाई होंगे। एग्रीकल्चर ड्रोन जैसे कि बताऊँ मैं 25 किलो का रहता है, वो 25 kgs वेट होता है उसका। अच्छा. तो अब सोचो वो जब क्रैश होगा तो उससे डैमेज के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ. जब फ्री फॉल होती है कोई 25 किलो की चीज़, तो उसको बचाने के लिए आपको पायलट लाइसेंस लो, ड्रोन का UIN ले, आप इंश्योरेंस लें, तो आपकी सेफ्टी है, सामने वाले की थर्ड पार्टी की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं रेगुलेशन। Where do you see the future of drones, especially in Bhopal? फ्यूचर ऑफ ड्रोन्स मैंने तो तभी देखा था जब हमने ड्रोन का स्टार्टअप शुरू किया था 2018 में। तो एक्चुअल में मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था जब मैं 3rd ईयर में था, दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया था कि US का कोई स्टूडेंट था या एक आदमी था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो उसने खुद का एक ग्लाइडर एरोप्लेन बना लिया था स्कूल जाने के लिए, कि ट्रैफिक से बचने के लिए। तो वहाँ पर मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ था कि यार एरोप्लेन बना सकते हैं अगर इस छोटे डिस्टेंस के लिए, हम 15-20 किलोमीटर्स के लिए, जो कि आसान नहीं है उड़ाना, फ्लाई करना या चीज़ों के लिए। फिर मुझे ध्यान आया था कि आइडिया ये क्लिक हुआ कि ड्रोन से क्यों नहीं कर सकते ये चीज़ हम, रेदर देन एरोप्लेन जिसको एक टेक ऑफ के लिए रनवे चाहिए, लैंडिंग के लिए रनवे चाहिए, एंड एरोप्लेन साइज़ में भी बड़ा होता है, काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो ड्रोन्स आर चीपर उसके कंपैरिजन में। तो ड्रोन्स क्यों नहीं बना सकते हम इस चीज़ के लिए। तो फ्लाइंग टैक्सी का आइडिया मुझे तब आया था, 2016-17 की बात है ये। तो हमने तब ये सोचा था कि फ्यूचर में ये चीज़ बिल्कुल आएगी, एंड आज वो ट्रू हो गया है। वो चाइना और दुबई में ड्रोन टैक्सी का एक कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है एविएशन डिपार्टमेंट से। तो इस साल से उनकी फ्लाइंग टैक्सीज चलेंगी विद इन द सिटी। तो सिटी के अंदर 15-20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको वो 10 to 15 मिनट्स में कवर कर लेंगे। तो भोपाल के लिए, इंडिया के लिए भी यही विज़न देखता हूँ मैं कि ड्रोन डिलीवरीज भी आएंगी आगे, एंड ड्रोन डिलीवरीज के साथ एरियल कार्स भी, फ्लाइंग टैक्सीज भी आएंगी। क्योंकि जैसे हम देखें मेट्रो सिटीज़ में ट्रैफिक कंजेशन बहुत हो गया है। मतलब मैं लिटरली 2-2.5 घंटे ट्रैफिक में रुका हूँ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स। तो ड्रोन टैक्सी से वो 10 मिनट्स में कवर हो जाएगा वो। तो 2 घंटे से आप टाइम रिडक्शन 10 मिनट 15 मिनट में अगर कर सकते हो तो वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजी है वो। तो बिल्कुल ही आप 2030 तक मेरे ख्याल से आप फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी देखोगे आप लोग इंडिया में। होपफुली भोपाल में भी देखेंगे, एंड हमारा भी विजन है ये चीज़ बनाने का। इट इज़ अ वंडरफुल विजन दैट यू हैव, एंड आई एम श्योर ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा आगे जाके, एंड आप जैसे मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं वो भी होगा। So, as we conclude our episode, I would like to extend my heartfelt gratitude to Mr. Yashraj Sunare sir for being here and sharing his expertise with us. And to our viewers, thank you so much for tuning in. Join us next time only on BSSS Rhythm Podcast. BSSS Rhythm.